Welcome all once again. ये हमारा है लास्ट लेक्चर ऑफ दिस वीक विच इज़ डिस्क्राइबिंग कैटेगरिकल डेटा सिंगल वेरिएबल. अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि समराइज कैसे करते हैं कैटेगरिकल डेटा को या क्वालिटेटिव डेटा को. उसकी ग्राफिकल समरीज देखी. हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं वो देखा. तो हमारे पास होती है कैटेगरीज, राइट. कैटेगरीज जैसे हमारे पास थी फॉर एग्जांपल ए, बी, सी और डी, ये 4 कैटेगरीज थी. हमने उनकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिखी. हमने टैली मार्क्स का इस्तेमाल करके फ्रीक्वेंसीज लिखी, जैसे उदाहरण के तौर पर ये. उसके बाद हमने देखा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है. तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जो टोटल फ्रीक्वेंसी है. यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी है 12, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 6/12 या 6/12, 3/12 या 3/12, 2/12, 1/12, राइट. सो लाइक 2/12 एंड 1/12. ठीक है, ये हमने देखा फ्रीक्वेंसी टेबल. उसके बाद हमने देखा कि ग्राफिकल समरीज क्या होती है कैटेगरिकल डेटा के लिए. एक होता है बार चार्ट, हमने देखा पाई चार्ट देखा. हमने ये भी देखा कि बार चार्ट कब इस्तेमाल कर सकते हैं, पाई चार्ट कब इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद हमने देखा कि कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस है बार चार्ट और पाई चार्ट के लिए, या कोई भी एक ग्राफ बनाने के लिए या चार्ट बनाने के लिए कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ये भी हमने देखा. कॉम्पैक्ट मेजर क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे. वो होते हैं नंबर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए डेटा सेट्स को. ठीक है, उनको कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव मेजर्स या कॉम्पैक्ट मेजर्स. कॉम्पैक्ट मेजर्स मतलब कोई ऐसा नंबर हो, मेरे पास एक पूरा डेटा सेट है और मेरे पास एक कोई ऐसा नंबर हो जिस नंबर को अगर हम बताए तो हम उस पूरे डेटा सेट को डिस्क्राइब कर सके. बल्कि पूरा डेटा सेट पूरे मतलब देखने की ज़रूरत नहीं हो, ना फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं हो. जस्ट ऐसे कुछ नंबर्स, ठीक है, जो डिस्क्राइब कर सके मेरे डेटा सेट को. उन ऐसे नंबर्स जो यूज़ कर सकते हैं हम डिस्क्राइब करने के लिए डेटा सेट्स को, उनको कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव मेजर्स. वो हम इस वीडियो में देखेंगे. और क्या है डिस्क्रिप्टिव मेजर्स क्या होते हैं, और डिस्क्रिप्टिव मेजर्स किनको कहा जाता है. तो डिस्क्रिप्टिव मेजर्स वो होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि सेंटर वैल्यू क्या है या मोस्ट टिपिकल वैल्यू क्या है. मतलब ऐसी कौन सी. तो हम ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज कैटेगरिकल डेटा के लिए भी देखेंगे और न्यूमेरिकल डेटा के लिए भी देखेंगे. इस वीक में हम कैटेगरिकल वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं. तो मेजर्स एक ऐसा नंबर जो दर्शाए पूरे डेटा सेट के बारे में या डिस्क्राइब करे पूरे डेटा सेट के बारे में, उसको कहा जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, पहला सेंट्रल टेंडेंसी है कैटेगरिकल वेरिएबल के लिए मोड. तो मोड का डेफिनेशन क्या होता है, पहले हम इंग्लिश में देखेंगे कि मोड का डेफिनेशन क्या है. तो द मोड ऑफ अ कैटेगरिकल वेरिएबल इज द मोस्ट कॉमन कैटेगरी और द कैटेगरी विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी टेबल कैटेगरिकल वेरिएबल के लिए कैसे बनाते वो देखा. उस कैटेगरिकल वेरिएबल उस फ्रीक्वेंसी टेबल में जिस कैटेगरी की वैल्यू या जो कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उस कैटेगरी को हम कहते हैं मोड. जैसे कि अगर हमारे पास थे कैटेगरी और हमारे पास हमने जब फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया, एक उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे पास थी ए, बी, सी और डी, ये 4 कैटेगरीज. और सपोज यहाँ पे 6 ए है, 3 बी है, 5 सी है और 1 डी है. तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ए की है. ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ए की है. ठीक है, तो ये है हमारा मोड. ठीक है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है या जिसका काउंट सबसे ज़्यादा है एक डेटा सेट में, उसको कहते हैं मोड. और ये मोड है करस्पॉन्डिंग टू कैटेगरिकल वेरिएबल. ठीक है, तो कैसे मतलब हमको कैसे पहचाने कि मोड क्या है.
तो द लॉन्गेस्ट बार इन अ बार चार्ट, अगर मैं इसी डेटा को अगर एक बार चार्ट के रूप में लिखता हूँ तो मेरे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होंगी कैटेगरी और वर्टिकल एक्सिस पे होंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मेरे पास 4 कैटेगरीज है, ए, बी, सी और डी। तो कैटेगरी ए की फ्रीक्वेंसी है 6, कैटेगरी बी की फ्रीक्वेंसी है 3, कैटेगरी सी की फ्रीक्वेंसी है 5 और कैटेगरी डी की फ्रीक्वेंसी है 1। ठीक है, 6, 3, 5 और 1। द लॉन्गेस्ट बार इन अ बार चार्ट को कहा जाएगा मोड। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट बार कौन सा है? कैटेगरी ए का, कैटेगरी ए का। तो कैटेगरी ए का बार सबसे लॉन्गेस्ट है, उसको मोड कहा जाता है, या फ्रीक्वेंसी टेबल में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसको मोड कहा जाता है। और क्या, और किससे मोड हम पहचान सकते हैं? जैसे मैंने एक पाई चार्ट बनाया इसी डेटा का, तो मान लीजिए ये ए है, ओके, उसके बाद बी है, उसके बाद ये सी है और उसके बाद ये डी है। तो जिसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो है मेरा मोड। पैरेटो चार्ट में जो पहली कैटेगरी होती है, अगर मैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ, ठीक है, तो जो पहली कैटेगरी है उसको पैरेटो चार्ट में हम कहते हैं मोड। जो सपोज करिए कि ये कैटेगरी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ऐसा मान लीजिए कि सी की कैटेगरी ज़्यादा है। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, तो ऐसा मानिए कि सी है 7, ए है, मान लीजिए थोड़ा छोटा करता हूँ इस बार को, यहाँ पे मान लो 5 है, ठीक है। सी अगर 7 है तो सी की लॉन्गेस्ट बार होगा। तो ये मेरा बार चार्ट है जिसमें सी की फ्रीक्वेंसी है 7, ए की फ्रीक्वेंसी है 5, बी की फ्रीक्वेंसी है 3 और डी की फ्रीक्वेंसी है 1। इसी को अगर मैं ऐसे बनाऊं तो पैरेटो चार्ट कैसे बनेगा? यहाँ पे होगा सी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, उसके बाद आएगा ए, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5, उसके बाद आएगा सी, उसके बाद आएगा बी और उसके बाद आएगा डी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। जैसे ए की है फ्रीक्वेंसी 5, ठीक है, तो ए की फ्रीक्वेंसी है 5, बी की फ्रीक्वेंसी है 3, सी की फ्रीक्वेंसी है 7 और डी की फ्रीक्वेंसी है 1। तो अभी इस केस में, इस एग्जांपल में हमारा मोड है सी, ठीक है, ये है हमारा मोड। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते पैरेटो चार्ट में जो सबसे पहली कैटेगरी है, जो अगर मैं पैरेटो चार्ट में मैं बार्स को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं, तो उसमें जो पहली कैटेगरी है सी, वो है मेरा मोड। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ये एग्जांपल है मेरे सामने जिसमें है ये डेटा सेट जो है कि ए बी सी ए डी, ए बी सी सी, ए बी सी डी और ए। तो अगर इसको मैं गूगल शीट का यूज करके अगर ये बार चार्ट प्लॉट करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ए की कैटेगरी है 6 और ए की फ्रीक्वेंसी है 6, बी की फ्रीक्वेंसी है 3, ठीक है, सी की फ्रीक्वेंसी है 4, डी की फ्रीक्वेंसी है 2 और इसकी है 6। तो द मोस्ट कॉमन कैटेगरी इज ए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार ए रिपीट हो रहा है। अगर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बार ए रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 और 6 बार ए रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है मेरा मोड। इसी को अगर हम गूगल शीट में अगर देखना चाहे तो कैसे देखेंगे? तो ये मैंने डेटा सेट यहाँ पे शीट में ऐड करा हुआ है। आप देख सकते हैं इसका पाई चार्ट जो है
उसमें कैटेगरी ए की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 40%, कैटेगरी बी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 20% और कैटेगरी सी की है 26.7 एंड कैटेगरी डी की है 13.3। ये सेम एग्जांपल है जो अभी हमने देखा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो पाई चार्ट की सबसे हाईएस्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है मोड ऑफ द डेटा। अगर इसी को हम बार चार्ट से समझना चाहते हैं तो कैसा दिखेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ए का जो बार है, हमने क्या किया यहाँ पे चार्ट टाइप में जाके उसको कॉलम चार्ट यूज़ करा और यहाँ पे आप देख सकते हैं बार ए की फ्रीक्वेंसी है 6 और ये कैटेगरी ए की फ्रीक्वेंसी है 6, कैटेगरी बी की फ्रीक्वेंसी है 3, कैटेगरी सी की है 4 और कैटेगरी डी की है 1। तो आप देख सकते हैं इसका मोड क्या होगा, ए। तो अभी सेम हमने देखा कि जैसे पाई चार्ट में सिमिलर एग्जांपल कैसा दिखेगा, कैटेगरी ए की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 40% और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है पाई चार्ट में वही उसी को कहा जाता है मोड ऑफ द डेटा, मोड ऑफ द कैटेगरिकल वेरिएबल। एक और एग्जांपल देखते हैं बायमोडल और मल्टीमोडल डेटा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास दो या दो से ज़्यादा कैटेगरीज होती है जिनमें टाई होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब ऐसी जैसे मान लो हमारे पास थी ए बी सी डी ये 4 कैटेगरीज, राइट। तो मेरे पास है 4 कैटेगरीज, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। और अगर एक या दो से ज़्यादा कैटेगरीज की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो उसको कहा जाता है, अगर 2 की सबसे ज़्यादा है तो वो हुआ मेरा बायमोडल डेटा, अगर उससे ज़्यादा कैटेगरीज की अगर फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट है तो उसको कहा जाता है मल्टीमोडल डेटा, ठीक है। तो हम देखते हैं इस एग्जांपल से, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं ए, अगर मैं इसको एक की फ्रीक्वेंसी लिखूँ तो ए की है 1 2 3 4 5 6 और 7, ए की फ्रीक्वेंसी है 7, बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, बी की फ्रीक्वेंसी है 1 2 3, तो बी की फ्रीक्वेंसी है 3, सी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, सी की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो सी की फ्रीक्वेंसी है 7। और अब बची हुई डी की फ्रीक्वेंसी, तो डी की फ्रीक्वेंसी क्या है 1 1 और 2, तो यहाँ पे है 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए की फ्रीक्वेंसी है 7, बी की फ्रीक्वेंसी है 3, सी की 7 और डी की 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए और सी की फ्रीक्वेंसीज में टाई हुआ है मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो अब देख सकते हैं कि कैटेगरी ए 7 बार रिपीट हो रही है, सिमिलरली कैटेगरी सी 7 बार रिपीट हो रही है। अगर ऐसा हमारे पास डेटा सेट है, कैटेगरिकल डेटा सेट है जिसमें एक से ज़्यादा कैटेगरीज की फ्रीक्वेंसीज सेम है, तो उसे कहते हैं बायमोडल डेटा सेट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे मोड क्या हुआ, मोड हुआ ए एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 मोड है, एक है ए दूसरा है सी, इसीलिए इस डेटा को कहेंगे बायमोडल डेटा सेट, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा कैटेगरीज की, मतलब 2 से ज़्यादा कैटेगरीज की अगर फ्रीक्वेंसी सेम होती, मान लीजिए कि अगर डी की फ्रीक्वेंसी भी 7 होती, तो मेरे इस डेटा सेट को मैं कहता मल्टीमोडल डेटा सेट, 2 से ज़्यादा कैटेगरीज की फ्रीक्वेंसीज सेम है, ओके। सेम चीज़ आप बार चार्ट से कंफर्म कर सकते हैं, ए की कैटेगरी ए की फ्रीक्वेंसी है 7 और कैटेगरी सी की फ्रीक्वेंसी है 7, तो इसीलिए ए और सी इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज 7 है और वो हाईएस्ट है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा है, इसीलिए ये बायमोडल डेटा सेट है। तो हमने अभी एक कॉम्पैक्ट मेजर देखा या डिस्क्रिप्टिव मेजर देखा जो कि है मोड। उसके बाद हमारे पास है मीडियन जो कि दूसरा एक डिस्क्रिप्टिव मेजर है।
उससे उस मीडियन को जानने से पहले हम एक बार वीक 1 को रिकैप कर लेते हैं। तो वीक 1 में हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स है। एक है नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, एक है ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, उसके बाद हमारे पास था इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट और रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट, जिसमें हमने देखा कि नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट्स कैटेगरिकल डेटा के लिए होते हैं और इंटरवल और रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स न्यूमेरिकल डेटा के लिए होते हैं। तो अगर हम इस वीक में अगर कैटेगरिकल डेटा की बात कर रहे हैं तो हमारे पास है नॉमिनल और ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल डेटा सेट क्या होता है? जिसमें ऑर्डर महत्वपूर्ण होती है या इंपॉर्टेंट होती है, करेक्ट। तो अगर हमारे पास ऑर्डिनल डेटा है, जैसे कि शर्ट साइजेस, अगर मैं स्मॉल, मीडियम और लार्ज या एक्सेल ऐसे अगर मेरे पास शर्ट साइजेस है तो उसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, ठीक है, कि स्मॉल छोटा है, उसके बड़ा मीडियम साइज है, उससे बड़ा लार्ज साइज है। सिमिलरली अगर ग्रेड्स की बात करें तो हाईएस्ट ग्रेड है ए, उसके बाद है बी, उसके बाद है सी और उसके बाद है डी, ठीक है। या आप अगर कहते हैं कि रेस्टोरेंट की रेटिंग्स, राइट, तो जैसे मान लो कि या खाना कैसा है, एवरेज है, गुड है और बेटर है या बेस्ट है, ठीक है। तो इस तरह का जहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है या ऑर्डर महत्वपूर्ण होता है, उस डेटा के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऑर्डिनल डेटा है तो उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो ऑर्डिनल डेटा के लिए हम मोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसके अलावा हमारे पास एक और समरी है जो है कि मीडियन। ये मीडियन तभी यूज में आती है जब हमारे पास ऑर्डिनल डेटा है। अगर मेरे पास नॉमिनल डेटा सेट है या नॉमिनल डेटा है तो हम बस मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ऑर्डिनल डेटा है तो हम मोड और मीडियन दोनों का यूज कर सकते हैं डिस्क्राइब करने के लिए कैटेगरिकल वेरिएबल को या कैटेगरिकल डेटा सेट को। डेफिनेशन क्या होती है मीडियन की? तो द मीडियन ऑफ एन ऑर्डिनल वेरिएबल इज द कैटेगरी ऑफ द मिडल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सॉर्टेड वैल्यू। तो आप एक देख सकते हैं कि जब मेरे पास एक कैटेगरिकल वेरिएबल है जिसका स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑर्डिनल है, तो मुझे उस डेटा को एक ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उसको लाना पड़ेगा। जैसे अगर मेरे पास ग्रेड्स का डेटा सेट है तो मुझे ग्रेड्स पहले ए को लिस्ट आउट करना पड़ेगा, उसके बाद बी को, उसके बाद सी को और उसके बाद डी को, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू जो मिडल है या बीच में है उसको हम कहेंगे मीडियन वैल्यू। तो अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, जैसे कि मान लो हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस है एक डेटा सेट में, और या 10 वैल्यूज है हमारे पास एक डेटा सेट में, और मेरे पास अगर 4 कैटेगरीज है तो मैं उसको अगर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्ट करता हूँ। सॉर्टिंग मतलब जैसे ए को पहले लिखूंगा, उसके बाद बी को लिखूंगा, उसके बाद सी को लिखूंगा और उसके बाद डी को लिखूंगा। अगर मैं वैसा करता हूँ तो ऐसी कैटेगरी चूज करनी चाहिए जिसके दोनों साइड में, मिडल ऑफ द सॉर्टेड लिस्ट, जिसके दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज हो, तो उसको कहा जाता है मीडियन। हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि मेरे पास ये एग्जांपल है जिसमें ग्रेड्स 15 स्टूडेंट्स के हैं मेरे पास। तो अगर मेरे पास 15 स्टूडेंट्स के ग्रेड्स है, जैसे कि ए बी बी सी ए डी बी बी ए सी बी बी सी डी ए, इसमें हमें पता है कि ग्रेड्स में क्या ऑर्डर है। तो ग्रेड ए हायर है बी से, ग्रेड बी हायर है सी से और ग्रेड सी हायर है डी से। तो मेरे पास ये ऑर्डर है। तो मैं इसी ऑर्डर में इन वैल्यूज को, ये जो 15 वैल्यूज मेरे सामने है, उनको सॉर्ट करूंगा या उन वैल्यूज को लिखूंगा। तो पहले मैं लिखूंगा ए को, तो ए मेरे पास कितने हैं? 1 2 3 4। तो मेरे पास ए है 4, बी कितनी है? 1 2 3 4 5 6,
बी है 6, सी कितनी है 1 2 और 3, सी 3 है और डी कितनी है 1 2। ठीक है, अब इनको मैं कैसे ऑर्डर करूंगा, जैसे होगा ए 4 बार है तो ए, उसके बाद बी 6 बार है तो बी 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 बी, उसके बाद सी है तो 3 बार है सी सी सी, उसके बाद डी है 2 बार डी और डी। मीडियन क्या कहता है, मीडियन ये कहता है कि अगर आप देखें मीडियन की डेफिनेशन, वो कैटेगरी जो है मिडल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे मेरे पास 15 है तो जो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो 8th ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जो 8th ऑब्जर्वेशन है वो है मेरा मीडियन। आपके लिए मैं लिखता हूँ 1 2, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो जो 8वां ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, जो 8वां ऑब्जर्वेशन है मेरे पास वो है मीडियन ऑफ दिस डेटा सेट। तो इसका मतलब मीडियन क्या हुआ मेरा, मीडियन हुआ बी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मीडियन के ऊपर मेरे पास कितनी वैल्यूज है, 7 वैल्यूज है, और मीडियन के नीचे कितनी वैल्यूज है, 7 वैल्यूज है। तो मीडियन ऐसा डेटा, मीडियन ऑफ द डेटा सेट या कैटेगरिकल वेरिएबल ऐसा होता है कि जिसके ऊपर भी सेम वैल्यूज है और उसके नीचे भी सेम वैल्यूज है। तो एक है ये मिडल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये जो बीच वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो है। तो जब एक डेटा सेट को मैं, एक ऑर्डिनल डेटा सेट को अगर मैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में इस हिसाब से मैं लिखता हूँ, तो जो मिडल वैल्यू होती है या जो बीच वैल्यू वैल्यू होती है उसको कहते हैं मीडियन। ठीक है, अगर मैं इस डेटा सेट को अगर मीडियन लिख सकता हूँ तो इस डेटा सेट का मोड क्या है, तो इस डेटा सेट का मोड है वो भी है बी, क्योंकि आप देख सकते हैं इस डेटा सेट में बी कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। तो मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा सेट। तो इस एग्जांपल में मेरा मीडियन भी बी है और मोड भी बी है। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये एग्जांपल जो है 14 स्टूडेंट्स के लिए, इसको मैं फिर से एक बार उसी ऑर्डर में लिखता हूँ, उसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर मैं, मेरे पास ए कितने हैं, 1 2 3, ए है 3, बी कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 बी है, सी कितने हैं 1 2 और 3, सी है 3, डी कितने हैं 1 और 2। ठीक है, अगर मैं इनको एक ऑर्डर में लिखता हूं तो ए मेरा, क्योंकि ए हाईएस्ट ग्रेड है कंपेयर टू बी, तो आप उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे डी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सी लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद ए लिखेंगे। मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ, ए से स्टार्ट करता हूँ, तो ए मेरे पास 3 बार है, 1 2 3, उसके बाद बी मेरा 6 बार आ रहा है, तो मैं बी को 6 बार लिखता हूं। सी मेरा 3 बार आ रहा है, 12 ऑब्जर्वेशन हुए, उसके बाद डी 2 बार आ रहा है। इस केस में मेरे पास जो n है वो 14 है। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 स्टूडेंट्स का डेटा अवेलेबल है मेरे पास। उस केस में मेरा मोड क्या होगा, तो आप देख सकते हैं इसमें अगर मैं 7th और 8th को मिडल वैल्यू लिखता हूं तो इसके ऊपर मेरे पास है 6 ऑब्जर्वेशंस और उसके नीचे मेरे पास है 6 ऑब्जर्वेशंस। तो इस केस में 7th और 8th ये दोनों ऑब्जर्वेशन मेरे मोड कहलाएंगे। तो इस केस में मेरा मीडियन कहलाएंगे। तो इस केस में मेरा मीडियन क्या है, तो इस केस में मेरा मीडियन क्या है, बी। ठीक है, तो बी 2 बार आ रहा है। अगर इन केस यहाँ पे बी ना होते हुए, जो 8th ऑब्जर्वेशन जो है वो बी ना होते हुए, अगर आप मान लो मेरा डेटा सेट ऐसा होता कि यहाँ पे सी होता, ठीक है, तो उस केस में मेरा मीडियन क्या होता, बी और सी।
दोनों मेरे मीडियन होते हैं। ओके, 7th और 8th ग्रेड। द मीडियन ग्रेड इज द कैटेगरी एसोसिएटेड विद द 7th और 8th ग्रेड। ये कब होगा? जब मेरे पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो जो मिडल वैल्यू है उस डेटा सेट की पर्टिकुलरली अरेंज करने के बाद वो होती है मेरी मीडियन वैल्यू। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये मेरा डेटा सेट है 15 स्टूडेंट्स का। इसको मैं देखता हूँ कितने वैल्यूज है। ए है मेरे पास 5, 6, तो ए मेरे पास है 6। बी कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 बी है। सी कितने हैं? 1, 2 और 3, सी है 3। डी कितने हैं? 1 और 2, डी है 2। तो ये मेरे पास 4 कैटेगरीज है। अगर इनको मैं पर्टिकुलरली इस एक ऑर्डर में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा? ए ए ए ए ए और ए, 6 बार ए, 1 2 3 4 5 6 बार ए। उसके बाद बी कितनी बार? 4 बार, तो 4 बीस 8 9 और 10। उसके बाद सी कितनी बार? 3 बार, 1 2 और 3, 11 12 और 13। उसके बाद डी 2 बार, तो डी डी 14 एंड 15। तो हमने क्या कहा था? जो मिडल ऑब्जर्वेशन है या जो बीच वाली वैल्यू है, एक बार मैं पर्टिकुलरली एक ऑर्डर में लिखता हूँ इस डेटा सेट को, तो वो कहलाती है मीडियन वैल्यू। तो इसमें जो 8th ऑब्जर्वेशन है, जो 8वां ऑब्जर्वेशन है, वो है मेरा मीडियन। ठीक है, लेकिन इस केस में मोड क्या है मेरा? मोड क्या होता है? मोड वो होता है जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? ए की है। तो मेरा मोड यहाँ पे क्या है? मोड है ए और मीडियन है बी। तो इस डेटा सेट का मोड है ए और मीडियन है बी। तो आपने देखा कि द मोस्ट कॉमन ग्रेड इज ए, जो कि हमारा मोड है, और जो मिडल ऑब्जर्वेशन है, जो सबसे बीच वाली वैल्यू है, वो है बी, इसलिए वो है मीडियन। तो आप देख सकते हैं कि बोथ इस केस में दोनों मोड और मीडियन ये अलग अलग है। पिछला वाला जो एग्जांपल हमने देखा था उस केस में मोड और मीडियन दोनों सेम थे। तो हमने आज देखा कि मोड क्या होता है एक कैटेगरिकल वेरिएबल का, जो होता है कि मोस्ट कॉमन कैटेगरी या जो मोस्ट फ्रीक्वेंट कैटेगरी, जिसकी फ्रीक्वेंसी या जिसका काउंट या जो वेरिएबल या जो कैटेगरी ज़्यादा बार दोहराती है एक डेटा सेट में, उसको कहते हैं मोड ऑफ अ कैटेगरिकल वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल। मीडियन क्या होता है? मीडियन तब एग्जिस्ट करता है जब हमारा डेटा सेट या जो हमारा जो वेरिएबल है वो ऑर्डिनल है। उस केस में मीडियन वो होता है जो सबसे मिडल वैल्यू होती है, बट किसकी? सॉर्टेड वैल्यूज की। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उसको उस डेटा सेट को हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम एक डेटा सेट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, उसकी जो सबसे बीच वाली जो वैल्यू होती है वो होती है मीडियन। हमने मीडियन इवन नंबर ऑब्जर्वेशंस के लिए भी देखा और ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए देखा। इसका मतलब जो सम जिस डेटा सेट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो इवन होते हैं, उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं मीडियन, और जिस डेटा सेट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होते हैं, उस डेटा सेट में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मीडियन। ये दोनों हमने इस लेक्चर में देखा। फाइनली हम देखते हैं कि पूरे वीक में हमने क्या देखा। हमने सीखा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमने देखा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमने उसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सीखा। हमने पहले कैटेगरीज ढूंढी। कैटेगरीज होती है वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज जो एक डेटा सेट में आती है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग वैल्यूज, जो मतलब ए ये डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं है, ए बी ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि उनकी फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने देखा। इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। इसका मतलब हम टैबुलेट करना सीखे डेटा को। उसके बाद हमने देखा कि कौन से तरीके के चार्ट्स होते हैं कैटेगरिकल डेटा में,
वो होता है पाई चार्ट, जो कि हम स्लाइसेस से दिखाते हैं। उसके बाद हमने देखा बार चार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि पैरेटो चार्ट्स क्या होते हैं। पैरेटो चार्ट्स वो कैटेगरी है बार चार्ट्स की, या वो स्पेशल केस है बार चार्ट की, जिसमें हम सबसे जो हाईएस्ट बार है उसको पहले लिखते हैं और उसके बाद हम बाकी बार्स को लिखते हैं। तो ये हमने देखा पाई चार्ट, ये देखा हमने बार चार्ट। अगर उसी बार चार्ट को हम सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है अगर वो पहले लिखते हैं, जैसे मान लो डी इस केस में, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, तो ये बना मेरा पैरेटो, ये बना मेरा पैरेटो चार्ट। ठीक है, पैरेटो चार्ट हम तभी बना सकते हैं जब हमारे पास डेटा जो है वो नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का हो। ऑर्डिनल के केस में हमें ऑर्डर प्रिजर्व करनी पड़ती है। उसके बाद हमने देखा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी है और मिसलीडिंग ग्राफ्स कौन कौन से होते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या है हमारे पास, जो है कि लेबल द डेटा, आपको अपने डेटा को कैसे लेबल करना है, कैसे अगर हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज है उसको कैसे हम जोड़ के, ठीक है, जोड़ के एक सिंगल कैटेगरी में कैसे लिख सकते हैं, वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि एरिया प्रिंसिपल क्या है। उसके बाद हमने डिफरेंट मिसलीडिंग ग्राफ्स देखे। एक होता है डेकोरेटेड ग्राफ्स, ट्रंकेटेड ग्राफ्स, उसके बाद है राउंड ऑफ एरर्स। तो हमें ये अवॉइड करने पड़ेंगे। अगर डेकोरेटेड ग्राफ्स है उससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, इसीलिए हमें उसको अवॉइड करना पड़ेगा। ट्रंकेटेड ग्राफ्स में वो हमेशा ही हमको मिसलीड करता है डेटा के बारे में। और राउंड ऑफ एरर्स, तो राउंड ऑफ एरर्स अगर होते हैं तो क्या परेशानी होती है एक डेटा को देखने के लिए, वो हमने देखा। तो हमने ये सीखा कि कैसे इन मिसलीडिंग ग्राफ्स को अवॉइड करना चाहिए, या कैसे हम ग्राफ्स के अगर इस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हम कैसे मिसलीड हो सकते हैं एक ग्राफ को देखने के लिए, वो हमने देखा। उसके बाद फाइनली हमने देखा कि मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। तो मोड हम कब निकालते हैं, मोड हम तभी निकाल पाते हैं जब हमारा डेटा होता है नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, और अगर और फॉर ऑर्डिनल डेटा के लिए हम मोड और मीडियन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फॉर ऑर्डिनल डेटा के लिए हम मोड और मीडियन दोनों भी निकाल सकते हैं। थैंक यू।